अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बुशरा बीबी जादू टोना करती हैं, ये वो इल्जाम है जो खान साहब के सियासी मुखालफिन बुशरा बीबी के ऊपर लगाते रहे। माजी में भी हमने देखा कि लोगों को टारगेट किया जाता है, लोगों की फैमिलीज को टारगेट किया जाता है, बीबी पर भी इल्जाम लगाए जाते थे, दीगर जो सियासी मुखालफिन है उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते थे और अक्सर जो इल्जामात हैं वो सियासी मुखालफिन की जानिब से लगाए जाते थे। लेकिन बुशरा बीबी को जिस तरह टारगेट किया गया उसमें सफ़े अव्वल का जो दस्ता था उसमें कुछ सहाफी शामिल थे जो मसलसल इस किस्म के इल्जामात लगाते रहे कि जी वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, वो सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। भाई एक भी मुदाखलत का कोई सबूत आप दिखा देना कि ये वो पेपर है जो बुशरा बीबी ने भेजा था, ये वो पोस्टिंग है जो बुशरा बीबी के कहने पे हुई थी। आपको याद होगा कि फराह गोगी के हवाले से भी कहा जाता था कि जी वो पंजाब के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स को हैंडल करती थी और करोड़ों रुपए लिए जाते थे और बुशरा बीबी भी उसमें मुलविस थी। अब जो वो है फराह शहजादी या फराह गोगी वो मुल्क छोड़ के चली गई हैं। भाई वो तो मुल्क छोड़ के चली गई हैं, लेकिन अगर बुशरा बीबी ने फराह गोगी ने किसी से पैसे लेके किसी एसी डीसी की ट्रांसफर करवाई थी, वो एसी डीसी तो यहीं पे है पूरे पंजाब से। एक जो है कोई ऐसा अफसर आप सामने लेके आ जाए, क्या रिश्वत देके पोस्टिंग ट्रांसफर करवाना जायज है? क्या आईने पाकिस्तान उसकी इजाजत देता है? तो एक भी अफसर ये आज तक सामने नहीं लेके आए। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सियासी मुखालफिन तो इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन इस तरह के इल्जामात बदकिस्मती से कुछ सहाफी भी लगाते रहे। अब गुज़िश्ता रोज जो इकोनॉमिस्ट के अंदर एक कॉलम छपा उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये कहा है कि इस मामले को हम आलमी सतह पे उठाएंगे, यानी शायद वो ये इरादा रखते हैं कि इसको वो किसी कोर्ट में लेके जाएं, चैलेंज करें। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। केपी हुकूमत का बरतानवी जरीदे के खिलाफ आलमी फोरम से रुजू करने का ऐलान। मेरी नजर में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। वही सतही किस्म के इल्जामात जो पहले भी सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं, सियासी मुखालफिन की जानिब से लगाए जाते हैं और बदकिस्मती से कुछ ऐसे सहाफी हैं जो मसलसल इस तरह बुशरा बीबी को टारगेट करते रहे, उनकी जानिब से लगाए जाते हैं। अब ये जो स्टोरी आई है इकोनॉमिस्ट की, मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर भी बताया था कि उसमें कुछ भी नया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप हैरत का इजहार करें कि जी खान साहब के अकाउंट्स पकड़े गए या ये हो गया, कोई उनका पैसा पकड़ा गया, उनकी करप्शन पकड़ी गई। ये तो वो सारी गॉसिप है, चुगलियां हैं जो आप हर जगह पे सुनते हैं और नीम ख्वांदा इखलाक बाख्ता किस्म के लोग जो हैं वो कई माह से या कई सालों से इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिनमें सहाफी भी शामिल है। एनीवे, अब ये जो सहाफी हैं जिन्होंने इकोनॉमिस्ट के लिए खबर शाया की है, उन्होंने अब फिर टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू भी दिया। उसमें जो एक सहाफी है बुशरा तस्कीन साहिबा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज जीएनएन के प्रोग्राम में बात करते हुए क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये तमाम बातें आपके पाकिस्तानी मीडिया पे, आपके अखबारात में, आपके सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा कुछ चल रहा था। हमने कोई नई बात नहीं की। जी आपने सुना, बुशरा बीबी कह रही हैं कि जनाब कोई ऐसी नई चीज नहीं है, कोई हमने इल्जाम नहीं लगाया। ये वो सारी चीजें जो पहले मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं और एग्जैक्टली वही चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इस स्टोरी के अंदर कुछ भी नहीं आनी है। ये वो सारे इल्जामात हैं जो खान साहब के सियासी मुखालफिन और उनके मुखालिफ, अब आप वो कह लें, सहाफी कह लें, या फिर आई डोंट नो उनको तक किस तरह खबरें पहुंचती होंगी तो इसी वजह से वो रिपोर्ट करते होंगे। एज ए सहाफी आपके पास बहुत सारी खबरें पहुंचती हैं। जब भी यहाँ पे हुकूमतों के खात्मा होता है या कोई हुकूमत को फारिग किया जाता है, हर किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं। माजी में जब इल्जामात लगते थे, आपको याद होगा 90s में जब हुकूमतों का खात्मा होता था, किस किस्म के इल्जामात लगते थे, किसी मोजिज रहनुमा के बेडरूम से क्या निकल आया, इस तरह की स्टोरियां बाकायदा छापी जाती थी। तो एज ए सहाफी आप खुद देखते हैं कि भाई इसमें कोई अकल है, इसमें कोई मंतक है, इसमें कोई सदाकत है। आपने अपनी बात भी तो करनी होती है, लेकिन जब आपके अपने अंदर एक बायसनेस हो, एक बुग़्ज़ हो, तो फिर वो आपके लिए इजी होता है कि आप किसी के हवाले से भी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं किसी सहाफी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं कि ऐसा होता है। लेकिन एनीवे, ये जो इकोनॉमिस्ट के अंदर कॉलम छपा या स्टोरी छपी, उसके हवाले से उस सहाफी ने बड़ी मुनासिब बात की कि भाई ये तो वो सारी चीजें हैं जो पहली पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने तो उन सारी चीजों को इकट्ठा किया क्योंकि वो बुशरा बीबी के हवाले से स्टोरी करना चाहते थे। 26 नवंबर के हवाले से जैसे बुशरा बीबी का रोल सामने आया और जैसे बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया, तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि उनकी एक प्रोफाइल स्टोरी की जाएगी और फिर उसके अंदर ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता रहा। पाकिस्तान के अंदर सियासी शख्सियात इस हवाले से गुफ्तगू करती रही, पाकिस्तान के अंदर सहाफी इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे और बड़ा क्रेडिट लेते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं जी हमने ये बताया था, हमने वो बताया था। अब दुनिया में कहां पे ऐसा होता है
कि एक जो सिटिंग वजीर आजम है उसकी एहलिया के ऊपर सारे इल्जाम लग जाएं। अब अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर आप सबूत भी दें। देखें ना, अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो कोई जादू टोना करती थी, या बुशरा बीबी जो है वो उनके कहने के ऊपर पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, तो आप बताएं कि जनाब उनके कहने पे ये पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है, इस अफसर को यहां पे किया गया, ये फैसला वैसे तब्दील किया गया, लेकिन सिर्फ वो एक हेर से है क्योंकि एक रूमर मिल शुरू कर दी जाती है लोगों को अंडरमाइन करने के लिए। वो एक तरह से जिसे आप कहते हैं स्मेयर कैंपेन शुरू कर दी जाती है और उसके अंदर सहाफी सबसे पहले अपना जो है किरदार अदा करते हैं और सम टाइम गलती से किरदार अदा कर लेते हैं क्योंकि वो जिसे आप कहते हैं यूज हो जाते हैं, सम टाइम वो विलिंगली यूज हो जाते हैं। तो ये दुनिया भर में ऐसा होता है। पर एनीवे, मैं वो पिछले बरसों की स्टोरियों की बात कर रहा हूं, मैं मौजूदा इस स्टोरी की बात नहीं कर रहा। मैं जो पीछे स्टोरियां आती रही मैं उनकी बात कर रहा हूं। खान साहब के दौरे हुकूमत में एक दफा एक बंदे ने मुझे कहा कि जी इमरजेंसी लगने वाली है। मैंने कहा यार कैसे इमरजेंसी लग सकती है? नहीं वो ये हो गया, वो हो गया। और वो तो स्टोरी मैंने तो उस तरह नहीं शेयर की, लेकिन बाद में मैंने देखा कि 2-3 जो साफी वहां पे और बैठे थे वो मुख्तलिफ जगहों पे उस किस्म की स्टोरियां शेयर करते रहे। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको खुद भी चीजों को देखना होता है, परखना होता है। पर एनीवे, अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि वो इसको किसी आलमी फोरम पे लेके जाएंगे। ये खान साहब के ऊपर इल्जामात हैं, ये बुशरा बीबी पे इल्जामात हैं। अब जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज है। और आप खुद वो जो मोहतरम सहाफी है बुशरा तस्कीन साहिबा, उन्होंने खुद कह दिया कि भाई हमने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये तो सारी चीजें वो है जो पाकिस्तानी मीडिया इल्जाम लगाता रहा, जो पाकिस्तानी सहाफी इल्जाम लगाते रहे, जो पाकिस्तानी सियासतदान इल्जाम लगाते रहे। आपने देखा कि माजी में हमने ये जरूर देखा है कि सियासी मुखालफिन के ऊपर इल्जाम लगाए गए। कोई वजीर आजम है तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, कोई जो है उनका रिश्तेदार है तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, लेकिन किसी वजीर आजम की अहलिया के ऊपर इस तरह हमने कभी कोई टारगेटेड कैंपेन नहीं देखी। स्पेशली जो हमने पाकिस्तानी मीडिया के एक सेक्शन के अंदर देखी, जिस तरीके से वो चलाई गई, जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है। पर एनीवे, अब इस स्टोरी का लुबे लुबाब ये है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंतहाई सताई किस्म की जो एक पहले चीजें रिपोर्ट हुई हुई हैं उन्हीं को दोबारा रिपोर्ट किया गया है एज ए डिस्कशन। तो आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब इमरान खान साहब क्या एंटी वेस्ट हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जेफरी एप्स्टाइन जो है उसकी फाइल्स का बड़ा जिक्र है। मैंने पिछले दिनों भी अपने एक व्लॉग के अंदर जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी ख्वाहिश है कि वो फाइल्स सामने ना आए, उसमें खुफिया वीडियोस वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीजें। एनीवे, यही जो शख्स है जेफरी एप्स्टाइन, इसकी ईमेल्स कुछ लीक हुई हैं और ईमेल्स से पता चला है कि वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े एंटी वेस्ट हैं और वो जो है अमन के भी दुश्मन हैं, वो ये हैं, वो हैं, और वो जिस किस्म की बातें करते हैं उससे जो है मगरिब को बड़ा होशियार रहना चाहिए। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ वो खुल के जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान हमारे लिए खतरा है। अब ये जो एप्स्टीन है ये इसराइल के बड़े करीब था और इसके हवाले से कहा जाता है कि ये उनकी खुफिया एजेंसियों के बिहाफ पे लोगों को हनी ट्रैप करता था, उनकी वीडियोस बनाता था और इसने बहुत बड़ा एक जासूसी का नेटवर्क बनाया हुआ था। तो वो भी अपनी ईमेल्स के अंदर ये कह रहा है कि इमरान खान जो है वो हमारा दुश्मन है, मुखालिफ है, बड़ा खतरा है और वो वेस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब एंटी वेस्ट हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने मगरिब से ताल्लुकात खराब कर दिए। इमरान खान साहब का जो इशू है वो बिल्कुल ये नहीं है कि वो मगरिब मुखालिफ है। वो मगरिब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो मगरिब के हवाले से जो राय रखते हैं वो बड़ी हकायक के करीब तर है। वो ये कहते हैं हम भी तभी तरक्की करेंगे जब हमारा मुआशरा भी वैसा होगा जैसे मगरबी मुआशरे, यानी वहां पे इंसाफ होगा, कानून की अमलदारी होगी, जमहूरियत वहां पे मजबूत होगी। और इसी वजह से वो बार बार जिक्र भी करते हैं, रूल ऑफ लॉ का जिक्र करते हैं, दीगर चीजों का जिक्र करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम मगरिब के साथ बराबरी की सतह पे ताल्लुकात बनाएं। ये नहीं हो सकता कि हम उनके कमी बन जाएं, वो जो मर्जी कहते रहे और हम सुनते रहे। और एक दफा खान साहब ने कुछ सहाफियों को ये बताया भी और मैं भी वहां पे बैठा हुआ था, 4-5 हम सहाफी थे और गालबन ये जमान पार्क की बात है। वो ये बता रहे थे कि भाई जब वो ड्रोन हमले वगैरह की बात हुई तो यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे सहाफी बैठे हुए थे, बहुत सारे सफीर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ड्रोन हमलों की क्यों मुखालफत करते हैं? खान साहब ने उनको कहा कि भाई आप बरतानिया की मिसाल ले लें। बरतानिया में एक अल्ताफ हुसैन बैठा हुआ है जो हमें वांटेड है। हम ये कहते हैं यहाँ पे उसने बड़ी कत्लो गारत की है, उसके खिलाफ बड़े मुकदमात हैं। क्या आप हमें इजाजत देंगे कि हम उसके ऊपर ड्रोन हमला कर दें लंदन में? अगर आप हमें वो इजाजत नहीं दे सकते तो आप कैसे हमारे मुल्क में आके ड्रोन हमले कर सकते हैं? तो इसका ये मतलब तो नहीं है अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि वो मगरिब मुखालिफ हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे उनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तजारत होनी चाहिए, उनके साथ ट्रेड होना चाहिए, लेकिन
उनका एक तरह से मजारा बन के हमें नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो जो मर्जी कहें और हम वो मान लें कि आओ भाई ये भी कर लो वो भी कर लो। तो ये जो एक बात है कि जी वो बड़े एंटी वेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो एंटी वेस्ट है। और वेस्टर्न जो हुकूमतें हैं उनको भी पता है कि वो एंटी वेस्ट नहीं है, लेकिन उनको इस चीज पे भी बड़ा दुख है कि ये बराबरी की सतह पे बात करता है, ये ना हमारे मुंह में केक डालता है, ना ये हमारे आगे ऐसे दांत करता है। आप इधर के हुक्मरानों को देखें और सियासतदानों को देखें, इनके ऐसे जबड़े खुले होते हैं जो ही ये वो जाके कोई सफेद फार्म कोई किसी मुल्क के हुक्मरान के सामने बैठते हैं और ऐसे इनका अपोलोजेटिक किस्म का रवैया होता है और जो वो कह रहे होते हैं उनका एक आम सा बंदा होता है और हमारे इतने सीनियर जो है वो किसी मिनिस्टर के साथ या नायब वजीर आजम के साथ बैठा वो बात कर रहा होता है। आए रोज पता चलता है जी हमारे वजीर दाखिला साहब जो है उनके किसी उस बंदे के साथ बैठे हुए। अब कितनी दफा आपने देखा है कि बरतानिया का जो वजीर दाखिला है वो पाकिस्तानी सफीर को मिलता है, कितनी दफा आपने देखा है कि जी बरतानिया हमारे यहां से कोई गए हैं, कोई वजीर साहब गए या कोई ब्यूरोक्रेट गए, उनकी मुलाकातें वहां के नायब वजीर आजम से हो रही हैं या वजीर आजम से हो रही हैं या बहुत बड़े किसी जो है वजीर से हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे आए रोज पता चलता है जी वो जो कौंसल जनरल हैं वो फलानी जगह पे मिल रहे हैं, वो फलानी जगह पे मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जहनी तौर पे बनाया हुआ है कि जी उनका कोई भी बंदा है वो बहुत बड़ी चीज है और उसके साथ मिलना जो है बहुत जरूरी है हमें, हमारी हुकूमत के लिए और हमारे मुल्क के लिए। तो जब तक हम इसको बराबरी की सतह पे नहीं लेके आएंगे तब तक हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। बाकी मेरे ख्याल में मगरिब के साथ हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे होने चाहिए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये वो ममालिक हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, उनकी बहुत सारी जो वैल्यूज हैं वो हमने वहां से ली हैं। जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है डेमोक्रेसी का वो पाकिस्तान के अंदर है। वैसे उसके अंदर हमने किस हद तक तब्दीलियां की हैं या उसके ऊपर हम किस हद तक अमल करते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन मॉडल जो है हमारा गवर्नेंस का वो मगरिब के ज्यादा करीब है और मगरिब से हम जुबान भी उनकी समझ लेते हैं, तो एक वो भी हमारा रिश्ता है। तो इस वजह से मैं तो समझता हूं कि मगरिब के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जी आप अपने मुफाद की बात करेंगे तो मगरिब आपसे नाराज हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप तरीके से अपनी बात कर सकते हैं, अपने मुफादात को सामने रखें और बराबरी की सतह पर आपके ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज दीर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिससे शाहिद खटक साहब ने, सोहेल अफरीदी साहब ने, उसके अलावा जुनैद अकबर साहब ने, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वहां पे खिताब किया, बड़ी सख्त तकारीर की। जुनैद अकबर साहब ने भी बड़ी सख्त तकारीर की जिससे वाज़े तौर पे नजर आता है कि रिफ्ट जो है वो काफी सख्त होती जा रही है और ये कतन अच्छी चीज नहीं है, ना खैबर पख्तूनख्वा के लिए ना पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल में इस मसले को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। सोहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, टेम्परेचर नीचे लेके आए, कभी वो कोई कानून वापस लेते हैं, कभी वहां पे कोई बंदे गायब हो जाते हैं। तो ये जो भी वहां पे मसला चल रहा है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा में हो, कराची में हो, सिंध में हो, इंटीरियर सिंध में हो या बलोचिस्तान में हो या किसी और जगह पे हो, तो जिधर भी मसला होगा वो हम सब का मसला होगा। तो इसको बेहतर तरीके से हल करने की जरूरत है। लेकिन जिस किस्म का एटीट्यूड वफाक की जानिब से भी अपनाया गया, जिस किस्म की बातें की गई सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से, जिस किस्म का प्रोपोगेंडा किया गया, कभी उनको मंशियात के साथ जोड़ा जाता है, कभी किसी और चीज के साथ जोड़ा जाता है, ये हरकतें करके हम जो है आपस में जो सियासी तनाव है उसमें इजाफा कर रहे हैं सियासी मुखालफत के लिए। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि वफाक में बैठी हुई जमातें सोहेल अफरीदी को बुरा भला कहें, वहां पे बैठे हुए लोग वफाकी हुकूमत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। लेकिन इसको हमने थोड़ी सी मेच्योरिटी से देखना है, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे मसाइल भी हैं, दहशतगर्दी का मसला भी है, हमने उससे भी डील करना है, बलूचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी का मसला है, ओवरऑल बहुत सारे मसाइल हैं मुल्क के अंदर। तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें डील करने की जरूरत है। लेकिन इसमें ताली जो है वो दोनों हाथों से बजेगी और जिस तरफ चीजें जा रही हैं, जिस किस्म का लहजा अपनाया जा रहा है और जिस किस्म की बातें वफाक से होती हैं और फिर जिस किस्म की बातें जो है अब खैबर पख्तूनख्वा से हो रही हैं, वो कतन जो है सियासी पारे को नीचे नहीं लेके जाएंगी बल्कि वो और ऊपर लेके जाएंगी और उससे पाकिस्तान के लिए मसाइल में मजीद इजाफा होगा। लेकिन इसमें दोनों का किरदार है और बड़ा और जो मेजर किरदार है वो वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत को देखना चाहिए, पंजाब हुकूमत को देखना चाहिए। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो पंजाब हुकूमत देखती है, क्योंकि अडयाला जेल तो शहबाज शरीफ साहब के अंडर ही नहीं आती। इस वजह से उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को कहा था कि मैं पूछ के बताता हूं, तो फिर पंजाब हुकूमत देख ले, वो ब्राजील तक तो चले गए हैं, पूरी दुनिया तो घूम फिर रहे हैं, वो इधर अपने मुल्क की तरफ भी देख लें, इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें। एनीवे जनाब, दीर में ये बहुत बड़ा जलसा हुआ और ये जो अवामी इंटरेक्शन है ये सोहेल अफरीदी साहब की जारी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था
कि इसमें मजीद तेजी भी आएगी और ये अवामी इंटरेक्शन जो है जारी रहेगी। और जब से सोहेल अफरीदी साहब आए हैं वो मसलसल अवामी सतह के ऊपर राब्ते भी कर रहे हैं, कभी कन्वेंशन कर रहे हैं, कभी जरगा बुला रहे हैं और प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उनकी पॉलिटिक्स का जवाब सियासत के जरिए ही आना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने वहां पे सारी जमातों को साथ बैठाया, वफाकी हुकूमत को भी देखना चाहिए, वो भी सोहेल अफरीदी साहब को एंगेज करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। कौन सा ऐसा मसला है? अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स साहब ने गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले व्लॉग में भी मैंने उसका जिक्र किया था। अब उनके इस्तीफे की कॉपी सामने आई है, ये सामने आप देख सकते हैं। और इसमें उन्होंने सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफा भेजा है और उन्होंने लिखा है, आफ्टर द 27th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आई एम नॉट इंक्लाइंड एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड इन गुड कॉन्शियस टू कंटिन्यू एज ए जज। उन्होंने कहा कि मेरा जमीर अब इजाजत नहीं देता इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद, या मेरे ये असूलों की खिलाफ वर्जी होगी कि एज ए जज मैं अपना काम जारी रखूं, तो लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। वैसे कितनी ऐसी तरामीम आई हैं पाकिस्तान के अंदर किसी जमहूरी दौर में जिसके नतीजे में जज साहिबान ने इस्तीफे दिए हों। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी हुकूमत हो और उसने कोई आईनी तरमीम की हो और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहिबान इस्तीफे देके घर जा रहे हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदलिया को ये लोग किस नहज पे लेके चले गए हैं। ये शेरो शायरी कर सकते हैं, ये मुझे और आपको किससे सुना सकते हैं, बात घुमा के यहां पे लेके जा सकते हैं, बात घुमा के वहां पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये कोई अलजबरा नहीं है। ये कोई अलजबरा नहीं है। आप इसको जितना मर्जी पेचीदा बनाने की कोशिश करते रहें, ये साफ सुथरी चीज है, सामने नजर आ रहा है। 2+2 है कि अदलिया के हवाले से जो तरामीम की गई हैं उससे लगता ऐसे है कि अदलिया की आजादी बुरे तरीके से मुतासिर होगी। और यही वजह है कि फिर जज साहिबान जो है वो इस्तीफे देके जा रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। अब आप देख लें कि आप कहते हैं कि जी दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, दुनिया में कहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है और उसके बाद जज इस्तीफे देके चले जाते हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जिस तरह मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को लाया गया, उसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो आपको कहीं पे नजर ही नहीं आते। आप ना लेके आए मंसूर अली शाह को, आप ना लेके आए जनाब मुनीब अख्तर को, आप ना लेके आए अतर मिनुल्लाह को, और भी तो बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं ना जो पहले से वहां पे बैठे हुए हैं। उसमें आपके मंदोखेल साहब भी हैं, उसमें दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी हैं, उनको भी नहीं लाया गया। इवन जो आईनी बेंच के अंदर बैठे हुए थे उनमें से भी जो है वो ज्यादातर उधर नहीं आए। और आपने किसी को सिंध हाई कोर्ट से लेके आ गए, किसी रिटायर्ड जज को लेके आ गए। क्राइटेरिया क्या है? अगर ये आईनी अदालत है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखना है तो कितने आईनी इनके फैसले हैं वो भी फिर आपको देखना पड़ेगा। जस्टिस के आगा साहब ने भी गुज़िश्ता रोज हलफ ले लिया और उससे पहले कुछ दीगर जो जज साहिबान हैं वो भी हलफ ले चुके हैं। तो ये एक बहस तो चल रही है कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे इन जज साहिबान को लाया जा रहा है, हुकूमत ने क्या सोचा, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था जिसके तहत अमीनुद्दीन साहब को वज़ीर आज़म साहब ने सेलेक्ट किया। इसलिए कि पहले तो उन्होंने उनका एक तरह से नाम दिया और उनकी तैनाती हुई सदर और वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत से, और फिर जो दीगर जज साहिबान हैं उनकी तैनाती में मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब का भी किरदार था। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त लोग पूछ रहे हैं। बिहार का इलेक्शन मोदी साहब और उनका इत्तेहाद तो जीत गया और बिहार में 11 जो मुसलमान हैं वो भी कामयाब हुए हैं। ऑपोजिशन जमातों से उनका ताल्लुक है, लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी ने किसी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया? और मैं तो इसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। उनकी तो सियासत चलती इसी के ऊपर है और इसी वजह से इसको बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा था। बीबीसी भी परेशान हुआ हुआ है कि भाई बिहार में जीतने वाले मुसलमान कौन है। ये सामने आप देख सकते हैं, मुसलमान वोट और सियासत। बिहार में 5 नशिस्तें जीतने वाले मुसलमान उम्मीदवार कौन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया। तो इस वक्त हालत ये है कि वो मुल्क जिसमें 40 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, जी हाँ जी, या इससे भी ज्यादा है, वहां पे कोई 7-8 अगर मुसलमान जीत गए हैं तो दुनिया की आलमी खबर बन रही है कि भाई ये कौन लोग हैं। चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची? इसलिए पहुंची हैं कि मोदी साहब ने जिस किस्म की वहां पे सियासत की है, उधर की इस्टेब्लिशमेंट ने जिस किस्म की सियासत की है, वहां पे मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो लिंचिंग हुई, जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से अब हालत ये हो गई है कि अगर कोई मुसलमान वहां पे, ऑल्दो के करोड़ों मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहां पे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मुसलमान वहां पे
असेंबली का इलेक्शन जीत जाता है तो बीबीसी भी रिपोर्ट करता है भाई ये क्या हो गया, किधर से आ गया, ये कौन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे इस वक्त माइनॉरिटीज की क्या हालत है और खुसूसन जो है मुसलमानों के साथ वहां पे क्या सलूक किया जा रहा है। मोदी साहब के दौरे हुकूमत में मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं उनके नतीजे में वहां पे माइनॉरिटीज जो है वो बाय एंड लार्ज सारी तंग है और मुसलमानों को खुसूसी तौर पर जो है टारगेट किया जाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।